चला जाए, पढ़ल जाए। तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं अपने इस प्यारे चैनल गुरुकुल गुरुजी में। और आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से महासंग्राम बैच में डे 1 से शुरू करेंगे और एक दिन में लगभग 25 सवाल करके हम लोग जो है इसको क्लास को ओवर करेंगे, इसलिए अंत तक जो है जुड़े रहिएगा। ये पार्ट पहला और दूसरे का है, ठीक है। दोनों पार्ट को जो है मिलाकर ये बनाया गया है। जैसे देखिए, जैसे सवाल क्या कह रहा है हम लोगों से, सवाल कह रहा है कि धनावेशित वस्तु में होती है। आप लोग जानते हो धनावेशित वस्तु में क्या होती है। देखिए, कोई भी वस्तु धनावेशित कब होती है, दिमाग लगाइए। कोई भी वस्तु धनावेशित कब होती है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या होता है, वस्तु धनावेशित हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से वस्तु क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन की कमी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक ना। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वस्तु कैसा होगा, धन। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वस्तु कैसा होगा, ऋण। समझ ना। बोलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सवाल दे रखा है, बोला है कि यदि 1 माइक्रोकुलाम और 5 माइक्रोकुलाम के 2 आवेशित कणों को एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। देखिए, जब कभी भी अगर ऐसा सवाल पूछे ना, आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, बस कंसेप्ट समझ लेना है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये एक आवेश हो गया, ठीक है, ये एक आवेश हो गया Q1 और एक आवेश ये हो गया आपका Q2 और दोनों ही कितने दूरी पे है, R दूरी पे है, ठीक ना। तो दोनों आवेश जो है एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, ठीक ना। अब बल क्या होगा, देखिए ये बल लगाएगा F, है ना, 2-1, मतलब कि 2-1 का मतलब कि 2 पर 1 के कारण बल, और ये पर क्या लगेगा F12, 1-2 का मतलब 1 पर 2 के कारण बल। समझ ना। तो यहाँ पे ये जो दोनों बल होता है F12 और जो है F21, दोनों ही बल का मान क्या होता है, बराबर होता है। समझ ना। यानी कि F12 बराबर लिख सकते हैं या माइनस F21 वेक्टर, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर। बोलिए। तो यहाँ पे देखिए, दोनों बल एक दूसरे पे जो लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, बराबर। जब बराबर होगा तो इसका अनुपात जब देखेंगे F12 बटा में हो जाएगा F21, तो इसका हमेशा अनुपात 1/1 यानी कि 1:1 ही आता है। क्या आता है, 1:1। ऑप्शन कौन सा मारोगे, पहला। 1:1 मार के आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही कहता है कि जब 2 आवेश होते हैं और दोनों एक दूसरे पे बल लगाते हैं तो उनका जो अनुपात होता है वो 1:1 का ही होता है। देखिए, भले आवेश कुछ भी हो, आवेश से मतलब नहीं है, ठीक है, समझ ना। आवेश का मान कुछ भी हो, दूरी कितना हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा सवाल क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित की जाने वाली ऊर्जा का मान पूछा है, ठीक ना। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन द्वारा जो ऊर्जा होती है, अर्जित ऊर्जा जो होती है, अर्जित ऊर्जा का जो सूत्र होता है वह K बराबर होता है Q इंटू क्या होता है, V। ये फार्मूला है। K बराबर क्या फार्मूला होता है, Q इंटू V। यहाँ पे जो Q है, Q इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, E। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, E के बराबर होता है। और गुणा कर लेंगे V, कितना वोल्ट दे रखा है, 5 वोल्ट। यहाँ पे लिख लेंगे 5 वोल्ट लिख लेंगे। समझ ना। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 5 EV। क्या हो जाएगा, 5 EV। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, EV यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिए, ये EV का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 EV। समझ आ रहे ना। इसमें 5 EV, ये 5 अर्ग लिखा है, ये 5 वाट लिखा है और ये 5 जूल लिखा है। समझ ना। लेकिन आंसर कौन सा सही होगा, तो 5 EV हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। समझ ना। अगर जूल में बदलना है तो आप लोग जानते हो कि 1 EV बराबर, ठीक ना, क्या होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10 के पावर -19 जूल होता है। कितना होता है, जूल। अगर मैं इसको जूल में बदलता तो ये लिखता 5 × 1.6 × 10 के घात -19, ठीक ना। और 16×5 यानी कि 8.0 × 10 के घात क्या होता है, -19। और इसको मैं किस में लिखता, जूल में। समझ ना।
ये जूल है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आंसर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सही है। बोलिए सही है ना, समझ रहा है ना। बोलिए 8वां सवाल देख लीजिए। बोला है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 8 कूलाम, बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बिंदु याद करके रखना है, क्या कि एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। अगर पूछेगा प्रश्न कभी भी तो एक कूलाम आवेश में 6.25 × 10 के घात क्या -19 कूलाम जो है आपका होता है, ठीक ना, -19 इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए एक कूलाम आवेश में हम लोगों से कितना कूलाम बोला है, 8। जब एक कूलाम में इतना है तो 8 कूलाम में कितना होगा, 8 कूलाम में क्या होगा, तो 8 से गुणा न करना पड़ेगा। जब 8 से हम लोग गुणा करेंगे इतने में, ठीक ना, तो कितना आएगा, 8 5 40 का 0, 8 दूनी का 16, 16 4 20 और 6 का 48, 48 2 50। दशमलव कितने स्थान पे लगाए, 2 स्थान, 2 स्थान पे लगा दो। अब गुणे 10 के पावर क्या कर लो, -19 कर लो, समझ ना। यानी कि हो जाएगा 5.0 × 10 के घात क्या होगा, -18 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक 0 है ना, एक 0 ये माइनस को कटा देगा तो 10 के पावर -18 हो जाएगा। यही हमारा आंसर क्या है, सही है। कौन सा ऑप्शन मार के आएंगे, पहला मार के आएंगे, 5 × 10 के घात 19। लेकिन इसमें क्या रखा है, प्लस में, एक मिनट सॉरी, इसका मान प्लस में होता है, इसका 6.25 अब गुणे होता है 10 के पावर 18। देखिए 10 के पावर 18 होता है, क्या होता है, 10 के पावर 18 होता है, मिस्टेक हो गया, 18 होता है, ठीक ना। 18 होगा तो ये पावर में जाएगा तो 10 के पावर क्या होगा, 19 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना, 19। आगे देखते हैं। देखिए बोला है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं सन्निहित का अनुपात होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा ये घुमा कर पूछा है, सन्निहिति पूछा है ना। तो देखिए बेसिकली ये जानते हो किसके बारे में पूछता है, E/m, मतलब कि E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो आवेश और द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, ठीक ना। देखिए अच्छी बताइए, इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है ना कितना होता है, कितना, 1.6 × 10 के घात क्या होता है, -19 होता है, यही होता है ना। और m तो पता है ना आप लोगों को, m का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, तो 9 × 10 के घात क्या होता है, -31 होता है, समझ ना। और जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे ना तो देखिए पावर का पहले कैलकुलेशन कर लिया जाता है, ठीक ना। कैसे, यहाँ पे लिखा है 1.6 लिखा है, तो ये 1.6 है तो इसको तुम 16 बना दो और गुणे 10 के घात, और इसको 16 बनाए हैं तो इसमें एक पावर ऐसे करना पड़ेगा, -20 करना पड़ेगा, ठीक ना। बटा में 9 कर लो और फिर बटा में इसके भी क्या कर लो, गुणा करके 10 के घात -31 कर लो। अच्छा बताओ, -31 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -31 ऊपर जाएगा तो +31 होगा, और +31 और में से 20 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 11। यानी कि पावर 10 के पावर 11 आ रहा है, यानी कि जिसका पावर 10 के पावर 11 होगा उसका आंसर सही होगा। तो ये -19 है, इसका आंसर गलत। यहाँ पे -12 है, ये भी आंसर। 2 आंसर हमारे पास है जिसपे पावर 10 के पावर क्या है, 11 है ना, 11। लेकिन आगे वाला अंक देखिए, इसमें 1.7 है, इसमें 3.2 है। तो आप बताइए 16 में 9 से भाग करेंगे तो एक ही बार बन जाएगा, 9 का में 9, यानी कि ये 1.77 आ जाएगा। 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 77। आपका ऑप्शन ए सही है, मतलब पहला सही ऑप्शन। देखिए ये 2016 में प्रश्न पूछा था, ठीक ना। एक और चीज है कि आप डायरेक्ट जो है E/m का मान याद भी करके रख सकते हो, कितना, 1.77 × 10 के घात कितना, 11। ये डायरेक्ट आप लोग मान याद करके भी रख सकते हो, ठीक ना। बोलिए समझ रहा है ना। आगे देखिए, ये बोला है 6वां सवाल कि बोला है 1 माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम ना के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं। बोला है उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। मैं बोला हूं ना कंसेप्ट, जब 2 आवेश होते हैं और बलों का अनुपात कभी भी पूछेगा, ठीक ना, तो उसमें क्या मार के आना है, 1:1 मार के आओगे, गलत नहीं होगा, समझा ना। बोलिए देखिए, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक ना। देखिए निर्वात में विद्युतशीलता, अच्छा बताइए जो विद्युतशीलता होता है, विद्युतशीलता उसको किससे दिखाते हैं, निर्वात में जो विद्युतशीलता है उसको किससे दिखाते हैं। तो आप कहोगे सर उसको दिखाते हैं एप्सिलॉन नॉट से, जी किससे दिखाते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.8
8 5 गुणे 10 के घात क्या होता है -12। मात्रक क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे, याद करके रखना पड़ता है, बता दे रहा हूं, कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन। लेकिन देखिए ऑप्शन देखिए तो, अरे सब पर -2 लगाया है, तो इसको क्या करनी है, सी स्क्वायर लिख दीजिए, ऐसे कर लीजिए, n पर -1 लिख दीजिए और m पर भी -2 लिख दीजिए। अब ऑप्शन मिलाइए कौन सही होगा, ये तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। समझ ना, कभी कभी ऐसे भी मात्रक आपका देता है, इसका याद करके रखना है, ठीक ना, समझ ना, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपको याद कर, बीमीय सूत्र भी पूछता है, तो जब मात्रक याद रहेगा ना तो बीमीय सूत्र आप इसका निकाल लोगे, है ना। जैसे आपका सी स्क्वायर है, जैसे आपका क्या है, देखिए बीमीय सूत्र निकालना है ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे कूलाम का स्क्वायर होता है बटा में क्या होता है न्यूटन होता है और इंटू क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो कूलाम है ना, कूलाम का होता है 80 होता है, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर इसका हो जाएगा, समझ ना, क्योंकि स्क्वायर लगा है बटा में, न्यूटन है ना तो इसका होगा ml/t पर -2 और मीटर है ना तो इसका हो जाएगा l स्क्वायर। और जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो m पर -1 होगा, ये l जो है ये l स्क्वायर मिलकर क्या होगा l के पावर -3 हो जाएगा, t पर -2 है, t का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा t के पावर 4, समझा ना, बोलिए। और ये आपका a स्क्वायर, ये आपका बीमीय सूत्र किसका है, तो एप्सिलॉन नॉट का है, समझ ना। तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको कवर करके रखिएगा। मैं ग्रुप में चाहे आप लोगों के पर्सनल उस पर मैं इसको डाल भी दूंगा, ठीक ना, भेज दूंगा जितना भी है PDF, और आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। देखिए और सब प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है, देखिए 2017 प्रश्न पूछा गया है। ये वाला सवाल है कि दो समान आवेशों Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है, इन तीनों आवेश निकाय का संतुलन में होगा यदि Q का मान होगा। देखिए कितना घुमा के प्रश्न पूछा है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा, है ना, तो थोड़ा मुश्किल समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे प्रश्न बोला है ना वैसे वैसे आप इसमें कीजिए, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है। बोला है दो समान आवेश Q को, मतलब समान आवेश Q मतलब कि क्या हुआ, ये Q है, ये भी क्या है Q है, दोनों समान आवेश है, Q Q हो गया। फिर बोला है जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, अच्छा बताइए इन दोनों का मध्य बिंदु तो ये वाला होगा ना, इस मध्य बिंदु पे क्या रख दिया गया है Q, मध्य बिंदु पर Q रखा गया है, ठीक ना। बोलिए, बोला इन आवेशों के निकाय की संतुलन में होगा, संतुलन कह रहा है, तो एक काम करते हैं बल निकालते हैं। अच्छा देखिए जो ये वाला Q है ना, इस Q पर बल निकालते हैं, Q पर बल पहले निकालिए, कैसे कैसे बल लगाएगा। अच्छा इस Q पर कैसे बल लगेगा, कहोगे सर इस Q पर इस Q की वजह से बल लगेगा और इस Q के वजह से भी बल लगेगा, समझ ना, दोनों की वजह से बल लगेगा ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ इस Q के यानी कि F1 निकालूंगा सबसे पहले। F1 का सूत्र क्या होगा भाई, आप पढ़े हो सूत्र, क्या होता है K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अच्छा मान लीजिए यहाँ से ये दूरी R है, ये वाला दूरी क्या है R है, दूरी मान लीजिए R है, तो R और R मिलकर क्या होगा 2R, 2R का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2R का स्क्वायर, समझ ना। यानी कि ये सूत्र क्या होगा K Q स्क्वायर बटा में 4R स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा बताइए इस Q के वजह से इस पर बल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, F2 करके। कैसे F2 होगा बताइए, तो कहोगे सर K हो जाएगा और Q इंटू कैपिटल Q हो जाएगा बटा में क्या होगा R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा K Q कैपिटल Q बटा में R स्क्वायर। अब हम लोगों से क्या बोला है, संतुलन की अवस्था ना। देखिए कभी भी ना ध्यान दीजिएगा, संतुलन की जो अवस्था होती है, संतुलन की जो अवस्था होती है वो उसको हम लोग दिखाते हैं F टोटल से। किससे, F टोटल से। F टोटल बराबर होता है क्या है F1 प्लस क्या होता है F2 होता है। यानी कि यहाँ पे और एक और चीज है, जो F टोटल है इसका मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, समझे ना। किसी आवेश पर लगने वाला बल 0 होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक ना। देखिए आप F1 की जगह भरिए, क्या होगा बताओ, K Q स्क्वायर बटा में 4R स्क्वायर, फिर प्लस F2 की जगह भरिए, क्या होगा K Q कैपिटल Q बटा में क्या होगा R स्क्वायर बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, समझ ना। अच्छा इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, कहोगे सर K Q बटा में R स्क्वायर, ये कॉमन दिख रहा है ना, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, कहोगे सर Q बटा में
4 मिलेगा और प्लस यहाँ पे Q मिलेगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। ये सब उधर जाएगा तो क्या होगा 0। तो यहाँ से बताइए Q है ना, बताइए कैपिटल Q बटा में 4 प्लस Q बराबर 0, तो Q बराबर क्या हो जाएगा माइनस Q बटा में क्या होगा 4। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बोलिए, माइनस Q बटा में 4, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखे ना सवाल में कुछ कहा नहीं था लेकिन हल करने पर एकदम पूरा इसका विधौत निकल गया, ठीक ना। बोलिए सही है ना, बोलिए देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि नहीं ये सब सवाल ठीक है इंपॉर्टेंट है तो आप बताइएगा हमको, ठीक ना। 9 नंबर सवाल क्या बोला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अच्छी बताइए, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको किससे दिखाते हैं, ई से। किससे दिखाते हैं, ई से। और ई बराबर सूत्र क्या होता है, कहोगे सर F बटा में क्या होता है Q, F बटा में Q होता है। E का एक और सूत्र है, कौन सा सूत्र है, E इक्वल टू होता है V बटा में L, F बटा में Q, इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा कूलाम हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा वोल्ट, V क्या है विभव है ना, तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट प्रति और क्या हो जाएगा मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है, न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है, यहाँ कूलाम प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम, ये n मतलब न्यूटन और c मतलब कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम हमारा आंसर क्या है सही है। समझ ना, बोलिए वोल्ट मीटर भी इसमें दिया रहता ना तो वो भी क्या होता है सही रहता है, ठीक है। चलिए आगे ऑप्शन देखिए, देखिए कभी कभी ना हम लोग शुरुआत पढ़कर जो है ना न्यूटन प्रति कूलाम मार के चले आते हैं, हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं कि नहीं दिया था, क्या दिया था नहीं, बोला है ना कि निम्नलिखित मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नहीं है ना। अच्छा कौन कौन सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नहीं है, अभी मैंने बताया ना कि वोल्ट प्रति मीटर, देखिए ये माइनस लगा है ना तो इसको प्रति बोला जाता है, वोल्ट प्रति मीटर, ये भी आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला भी ऑप्शन सही है क्योंकि दोनों ही इसके मात्रक है। अब हमारे पास बच जाता है ये वाला और ये वाला, देखिए ध्यान से समझिए, जूल प्रति, देखिए जो जूल प्रति कूलाम है, जूल प्रति कूलाम ये जो है किसका मात्रक होता है, जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है बोलो, विभव का, किसका विभव का। अच्छा विभव का ये बताओ, विभव को V बराबर W बटा में Q नहीं लिखते हैं, Q का मात्रक हो जाएगा जूल और W का मात्रक हो जाएगा जूल और Q का मात्रक हो जाएगा कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। तो ये वाला तो ऑप्शन एकदम मतलब ये हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि नहीं ये वाला ऑप्शन विभव का है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नहीं है, इसलिए यही वाला ऑप्शन हम लोग टिक मार के आएंगे। समझ कि नहीं आया, बाकी ये सब सही है, ये वाला भी सही है, सब सही है, ठीक ना, समझा ना। तो ये वाला भी मात्रक किसका होगा, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही होगा। क्लियर ना, दो तो क्लियर हो गया था, ये वाला भी हो जाए, ये जूल प्रति कूलाम है तो ये विभव का होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे प्रश्न दिया है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश में। तो अभी मैंने बताया था ना इसको हल करने का, देखिए 1 नंबर में आता है हल करने के लिए आता है ना, 2017-19 से पूछा था। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक कूलाम बोला है ना तो Q का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 कूलाम दे रखा है, ठीक ना, समझ ना। बोलिए अच्छा 1 कूलाम दे रखा है और हम लोगों से बोला है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q बराबर सूत्र पढ़ाए थे क्वांटिकरण में, क्या पढ़ाए थे, Q बराबर क्या होता है N इंटू E होता है। हमें N निकालना है, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो Q बटा में क्या करना पड़ेगा E करना पड़ेगा, और Q का मान 1 है और E का मान भरना पड़ता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 भरना पड़ता है, बोलो सही है कि नहीं है। और ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +19 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 1.6 हो जाएगा ना। अच्छा ऊपर नीचे में क्या करूंगा, 10 से क्या करूंगा गुणा कराऊंगा, जब 10 से गुणा कराऊंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10 बटा में हो जाएगा 16 और गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। लेकिन देखिए 10 छोटा है 16 बड़ा है, इसलिए इसको और बड़ा करेंगे, 1 जीरो और ले लेंगे तो ये 100 बटा क्या हो जाएगा 16 और गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा 18, 16 छक्के 96, 6 है ना, 16 छक्के 96, 16 दूनी का 32 और 16 25 80 और गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा 18। यही हमारा आंसर होगा। आपको याद भी रखना है वो विकल्पी के लिए कि एक कूलाम में हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आया ना, बोलिए आगे देखिए, ऐसा प्रश्न आ रहा है वो एकदम आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये वाला सवाल देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव
1 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो वैद्युत आवेशों से बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर। इस वैद्युत क्षेत्र को 1 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बल आघूर्ण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बल आघूर्ण, ठीक ना। एक होता है द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम लोग पी से दिखाते हैं, और एक होता है बल आघूर्ण जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं? टा से। किससे दिखाते हैं? टा से। अच्छा टा बराबर क्या होता है? अच्छा इसमें बोला है अधिकतम बोला है ना, तो देखिए टा मैक्स बराबर, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक ना। देखिए टा बराबर सूत्र मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बाबू? पीई साइन थीटा पढ़ाया था ना। और कभी भी बाबू ना टा मैक्स कहे ना, अधिकतम कह देना, अधिकतम, यहाँ पे मैक्स लगा है अधिकतम, ठीक ना। तो हमेशा P इंटू ई बस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? P इंटू ई। जो थीटा का मान है ना वो किस क्या लिया जाता है? 90 अंश लिया जाता है, समझ ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे इसमें P नहीं ना दिया है, लेकिन P का हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है? Q इंटू क्या होता है? 2L। Q इंटू 2L। P क्या है? आपका द्विध्रुव आघूर्ण है। P क्या है? आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, और इंटू हो जाएगा कैपिटल ई। अब देखो मान इसमें सब दिया है, क्या क्या दिया है देखिए। अच्छा Q का मान दे रखा था कितना? 1.0 गुणे 10 के घात कितना? -6 कूलाम। फिर बोलो दो आवेशों से बना है, इन आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, यानी कि R का मान क्या दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 गुणे 10 के पावर क्या होगा? -2 मीटर। मीटर बदल लेंगे। फिर इसमें E का मान दे रखा है। देखिए ये R का मान नहीं है बाबू, ये आपका 2L का मान है। ये आपका किसका मान है? 2L का। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की जब दूरी देगा ना तो 2L होता है। द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? 2L होता है। तो E बराबर मान कितना दे रखा है? 1.0 गुणे 10 के घात क्या दे रखा है? 5 दे रखा है, समझ ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या लगा ही दिया है फार्मूला, अब यहाँ पे इसका लिखेंगे। Q की जगह भरिए 1.0 गुणे 10 के घात कितना? -6। 2L के जगह पे कितना हो जाएगा? 2 गुणे 10 के घात कितना? -2 गुणे E के जगह पे कितना? 1.0 इंटू 10 के पावर क्या होगा? तो आपका 5। अब चलिए इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 10 के पावर -6, 10 के पावर -2, -8 हो जाएगा। अब -8 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? -3, यानी कि हो जाएगा 2 गुणे 10 के घात कितना? -3। और टा का मात्रक जानते हो क्या होता है? क्या होता है बताओ? न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर। बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। और यही हमारा आंसर है। आप लोग के पेपर में 2 अंक में आया है ये सवाल, 2 अंक में ये सवाल पूछा गया है, ठीक ना। देखिए प्रश्न नंबर 13 नंबर देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव बोला है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है, और उस पर 6 गुणे 10 के पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। वही सूत्र पे करना है, सेम टू सेम। क्या क्या दे रखा है बताइए? यहाँ पे E का मान दे रखा है, यहाँ पे थीटा का मान दे रखा है, बोलो दे रखा है ना। और यहाँ पे ये किसका मान दे रखा है? तो न्यूटन इंटू मीटर। ये टा का मान दे रखा है ना जी, बोलिए। और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण, देखिए द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करना है, समझ ना। देखिए न्यूटन मीटर, ये टा का मान दे रखा है, समझ ना। देखिए E का मान क्या दे रखा है बताइए? 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। फिजिक्स के सवाल में प्रॉब्लम होती है हल करने में। देखो प्रॉब्लम तभी होती है जब आप लोग को मात्रक नहीं पता। जैसे न्यूटन प्रति कूलाम है ना, ये E का मात्रक है, तो E बराबर लिख लो। जैसे यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर है ना, तो ये टा का मात्रक है। ये किसका? टा का। टा कितना दिया है? 6 गुणे 10 के ऊपर क्या है? -24 है। और बताओ थीटा का मान क्या दे रखा है? कहोगे सर 30 अंश दे रखा है। कितना? 30 अंश, समझ ना। अब यहाँ पे सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं, और हम लोगों से पूछा क्या है? P का मान पूछा है। क्या पूछा है? P का मान। हम लोग सूत्र पढ़े हैं टा बराबर PE साइन थीटा। क्या पढ़े हैं? PE साइन थीटा। तो बताओ यहाँ से P बराबर क्या होगा? कहोगे सर P हो जाएगा टा बटा का E साइन थीटा, नहीं हो जाएगा? बोलो। अब यहाँ पे टा का मान भरो। टा का मान कहोगे सर कितना? 6 गुणे 10 के घात कितना? -24 बटा में E का मान भरो। E का मान कितना? 10 के घात कितना? 5 गुणे साइन, साइन और कितना अंश? 30 अंश, ठीक है। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 6 गुणे 10 के घात, ठीक ना, -24 से और 5 ऊपर जाएगा तो ये भी तो माइनस में हो जाएगा ना।
तो -29 हो जाएगा क्या, ठीक ना, बटा में साइन 30 का मान 1/2 होता है ना, 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2 छके 12, 12 गुणे 10 के पावर कितना -29, और P है ना, P का मात्रक क्या होता है बताइए, द्विध्रुवा गुण का मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर, क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। फिजिक्स में देखो सूत्र जिसका पता है, और जो है परिभाषा तो छोड़ो, परिभाषा तो बहुत कम लोगों को याद हो पाता है, ठीक ना, मेन परिभाषा लोग याद करके रखते हैं, पूरा परिभाषा नहीं, लेकिन हाँ मात्रक याद करके रखते हैं तो उनके कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होता है फिजिक्स में, ठीक ना। देखिए 14 नंबर सवाल क्या दे रखा है, बोला कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक लिखिए। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या तात्पर्य है, 2024 में प्रश्न आया था, समझ ना। अच्छा यहाँ पे बताइए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स बहुत अच्छा प्रश्न है। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, कहोगे सर वैद्युत फ्लक्स होता है किसी पृष्ठ से, है ना, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध, है ना, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, देखो लिखते हैं, ठीक ना, देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, किसी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध, पृष्ठ से बद्ध, है ना, बद्ध, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को, ना जी, याद है ना, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के माप को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, ठीक ना, बोलिए सही है ना, परिभाषा लिख दिए ना यहाँ पे, बोलिए। और हम लोगों से उसमें क्या बोला है, देखिए हम लोगों से बोला है ना कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित किया, धनात्मक और ऋणात्मक विभव नहीं है, ये फ्लक्स है, ठीक ना, से क्या तात्पर्य है, ठीक ना। देखिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि जो ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ इसमें पूछा है, तो देखिए अंदर जो वैद्युत बल रेखाएं अंदर जाती है, अंदर जाने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, समझ ना, वो क्या होती हैं, वह होती हैं ऋणात्मक, क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, और बाहर निकलने वाली जो होती हैं वो क्या होती है, धनात्मक होती है, समझ ना, बाहर निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक, समझ ना, और अंदर जाने वाली वैद्युत बल रेखाएं ऋणात्मक, ठीक है, क्लियर ना। बोलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बोला है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। देखिए कितना प्रश्न घुमा कर पूछा है, ठीक ना। देखिए अभी मैं ना केवल पहला और दूसरे पार्ट का लिया हूँ क्वेश्चन। अच्छा बताओ, हमारा पार्ट 30 गो है ना फिजिक्स का हमारे पास 30 गो पार्ट है, 30 गो से ऊपर है, ठीक ना। देखिए अगर मैं एक दिन में लगभग 1 घंटा में मैं मेन क्वेश्चन जो है अगर समझा दूंगा आप लोगों को 20-25, समझ ना, तो 30 दिन में तुम आराम से हमसे पूरा 300 पाठ पढ़ सकते हो, समझ में ना। यानी कि एक तरफ से समझ लो कि एक क्रैश कोर्स की तरह है। क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि कम समय में रिवीजन, समझ ना, वही है। तो इस क्लास को पढ़ने का फायदा मिलेगा आप लोगों को। बोला है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है, ठीक ना। देखिए किसकी बात कर रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की। और बोला है उसका भार बोला है ना। अच्छा बताइए भार का सूत्र जानते हो, क्या होता है भार का सूत्र, W बराबर क्या होता है भार का सूत्र, भार का सूत्र क्या होता है बताओ, W बराबर M इंटू जी, यही नहीं होता है भार का सूत्र है। और बल का सूत्र जानते हो क्या होता है, F बराबर Q इंटू क्या होता है, E, Q इंटू E। दोनों कह रहे हैं बराबर है, यानी कि W बराबर क्या बोला है, F बोला है। और हम लोगों से बोला है कि वैद्युत क्षेत्र का किसका मान निकालने के लिए बोला है, वैद्युत क्षेत्र की मान, समझ ना। यानी कि देखो यहाँ पे E का मान निकालना है, चलो W की जगह पर रख दो, क्या लिखेंगे M इंटू जी, F का मान भर दो, F का मान क्या भरोगे, Q इंटू E, सही है, बोलिए। हाँ यहाँ से बताइए E बराबर सूत्र क्या आएगा, तो कहोगे सर mg बटा में क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा ना, बोलिए। अच्छा M किसकी बात कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था ना, तो इलेक्ट्रॉन का सारा मान भरेंगे इसमें, ठीक ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन की सारा मान क्या क्या भरेंगे, M।
m के जगह पे क्या, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान क्या होता है, 9 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान क्या होता है बताइए, 9.1 गुणे 10 के घात क्या होता है, -31 होता है ना। और बताइए g का मान क्या भरते हो आप लोग, 10, g का मान क्या भरते हो 10, बटा में q का मान क्या भरते हो, 1.6 गुणे 10 के घात कितना, -19 भरते हो ना। बोलो इसका गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा आपका 91 बटा में हो जाएगा आपका 1.6 हो जाएगा, और गुणे करेंगे 10 के पावर, ठीक ना, 10 के पावर कितना हो जाएगा, चाहे एक काम कर लीजिए, रुकिए 1 मिनट, ये पावर का करो, ये 0 इसमें चला जाएगा तो 30 हो जाएगा, -30 हो जाएगा, और -30 और ये -19 ऊपर जाएगा तो +19, और बताइए -30 + 19 कितना हो जाएगा, 10 के पावर में 11, नहीं हो जाएगा। पावर कैलकुलेशन एकदम छटाक से करिए, कैलकुलेशन में ज़्यादा अझुराइए मत, एकदम तुरंत करके आगे बढ़िए। अब बचा यहाँ पे 9.1 बटा में बचा 1.6, हाँ -11, हाँ चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, अधिक है, ठीक ना, -11 हो जाएगा। और 9.1 में देखिए 9.1 में हम भाग करेंगे 1.6 से, मान के चलिए ये क्या हो जाएगा आपका 91 बटा में आपका 16 हो गया, गुणे 10 के पावर से 11 कितना आ जाएगा बताइए, 16 × 6 = 96, अधिक हो गया ना, 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80, और बचेगा आपका कितना 8 × 9 फिर उतरे ही बचेगा, यानी कि 16 × 5 = 80, 5.5 गुणे 10 के पावर क्या होगा, -11 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, समझा ना। यही हमारा आंसर होगा, यही क्या होगा, आंसर होगा। बोलो सही है, समझा रहा है ना। बोलिए देखो 16 नंबर प्रश्न क्या बोला है, देखिए सूत्र, देखिए मैं बोला ना सूत्र याद रहेगा तो तुम सवाल एकदम तुरंत जो है गिरा दोगे। बोला एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर की दूरी पर इतना न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रेखीय आवेश घनत्व को किससे दिखाते हैं बताइए, लैम्डा से, किससे, लैम्डा से, लैम्डा का मान पूछ रहा है हम लोगों से, ठीक है। दूरी r रेखा कितना बताइए, 2.0 m, ठीक ना। बोलते रहिए, थोड़ा सा उत्साह रहेगा, ना तो बोर हो जाओगे, ठीक ना, बोलते रहोगे तो मन दिमाग काम करेगा। अच्छा ई का मान दे रखा है कितना, या न्यूटन प्रति कूलम दे रखा ना दूरी पर, ई का मान दे रखा है कितना बताओ, तो कहोगे सर 4.5 गुणे 10 के पावर क्या होगा, 4 न्यूटन प्रति कूलम हो गया। सूत्र याद है जिसमें लैम्डा होता था, देखो ये वाला सूत्र, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटा में r, वो हो सकता है, यहाँ पे तुम 4 लगा दो, यहाँ पे तुम 4 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, बात वही होगा कट पीट कर, है ना। देखिए इसका मान, अच्छा एक और चीज है, इसको हम लोग के भी बोलते हैं ना, प्यार से इसको क्या बोलता है, के इंटू 2 लैम्डा अपान में r। हम लोगों से क्या पूछ रहा है, लैम्डा पूछ रहा है ना। अच्छा लैम्डा बराबर सूत्र क्या होगा, कहोगे सर पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर कैसे करेंगे, r का गुणा हो जाएगा किसमें, e में, तो e गुणे क्या हो जाएगा r, बटा में हो जाएगा नीचे कितना, तो के 2 गुणे के, अब मान भर लिए सब। ई का मान कितना भरते, ई का मान भरेंगे 4.5 गुणे 10 के पावर कितना 4, गुणे आर का मान कितना भरते, आर का मान 2.0, सही है, बटा कर लेंगे, और 2 हो गया, और गुणा के जगह पे कितना रखेंगे, तो के जगह पे 9.0 गुणे 10 के घात 9 ना होता है, मान एकदम याद होनी चाहिए। अच्छा यहाँ से देखिए 9 × 5 = 45 न जी, चाहे ये देखिए 4.5 में 2 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, और 10 के पावर 9 है, ऊपर जाएगा तो कितना होगा -9 हो गया, यानी कि 1/2 गुणे 10 के पावर कितना -5 ना हो जाएगा, 4 घटेगा तो। अच्छा 1.2 को हम लोग क्या 0.5 लिख सकते हैं, और गुणे 10 के पावर -5 लिख सकते हैं, बोलो सही है ना। आप 5 गुणे क्या इसको 10 के पावर -6 लिखा जा सकता है, हाँ -6 लिखा जा सकता है, और यही हमारा क्या है आंसर है। अच्छा ये बताओ आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति मीटर, 5 गुणे 10 के पावर -6 कूलम प्रति मीटर। तो ये हमारा सवाल का जो है जवाब हो गया, ठीक ना। देखिए ये समझिए जो सेट बनाया गया है ना, इसमें आपको परिभाषा देखने को मिलेगा, इसमें आपको निगमन देखने को मिलेगा, इसमें बहुविकल्पी देखने, सब मिला के बनाया गया है, ठीक ना। मैं कोशिश करूंगा और अच्छा से इसको बनाऊं, ठीक ना। देखिए तो सवाल देखिए क्या कह रहा है
कि n द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण एक समान क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है, ठीक ना। एक समान जो है वैद्युत क्षेत्र में, ठीक ना, बोला है कि विरामावस्था जब भी कहता है तो u का मान क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, u 0 हो जाता है, ठीक ना। d दूरी तक तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग, जो वेग होगा उसका, वो v बराबर आपका दिया है रूट में 2qed बटा में क्या दे रखा है, m, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग ये एक तरफ से समझ लीजिए, ये निगमन है, ये क्या है, निगमन। आइए कितने अंक में आएगा मैं बता दे रहा हूँ, 3 अंक में, केवल 3 अंक में आएगा, ठीक ना। इससे ज्यादा इसकी उम्मीद मत कीजिएगा। और 3 अंक के लिए हमें आधा पेज चाहे 1 पेज लिख देंगे तो हो जाएगा, मिल जाएगा नंबर। देखिए कैसे बाबू, यहाँ पे लिख लेंगे हल, ठीक ना। हल लिखने के बाद, ठीक है, हम लोग लिखेंगे माना इलेक्ट्रॉन पर बल। इलेक्ट्रॉन पे बल का सूत्र आप लोग जानते हो ना, हाँ सब जानते हैं। क्या होता है भाई, F बराबर, है ना। देखिए यहाँ पे बोला है कि कण है ना, कण दिया ना, इलेक्ट्रॉन ही ना, वो कण लिखिए, कण। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मत लिखिए, कण लिखिए। कण पे बल क्या हो जाएगा, कहोगे सर Q इंटू ई होगा। क्या होगा, Q इंटू ई हो जाएगा ना। अच्छा, कण का त्वरण अगर हम निकालना करेंगे, कण का अगर मैं त्वरण कहूं कि निकालिए, तो बताइए क्या होगा त्वरण, A बराबर क्या होगा, तो कहोगे सर F बटा में क्या होगा, M होगा। नहीं होगा, है होगा ना। A बराबर F की जगह पे क्या भरेंगे, Q इंटू ई, अब बटा में क्या हो जाएगा, M। समझ आया ना, इतना। अच्छा, A बराबर Q इंटू ई बटा में M हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु है ना का माना वेग, वस्तु का माना वेग क्या है, v है। तो गति के, देखिए गति के कौथा समीकरण लगाइए, गति के तृतीय समीकरण लगा दीजिए, समीकरण लगा दीजिए तभी ना वेग निकलेगा। बताइए सूत्र क्या होता है तृतीय समीकरण का, v² बराबर u² प्लस 2ad, दूरी d बोला है ना, तो 2ad हो जाएगा। अच्छा, विरामावस्था से चलने के लिए कह रहा था ना इसमें, तो u का मान क्या भरोगे, 0। तो u का मान जब मैं 0 भरूंगा, तो बताइए u का मान जब मैं 0 भरूंगा तो क्या आएगा, कहोगे सर u का मान जब 0 भरेंगे तो आ जाएगा v² बराबर 2ad हो जाएगा। बोलिए, तो v बराबर क्या आएगा, कहोगे सर रूट में आ जाएगा 2ad। अच्छा बताओ, v बराबर जो a है, a के जगह पे क्या भर सकते हैं हम लोग, कहोगे सर a के जगह पे तो यहाँ पे भर सकते हैं कितना, तो ये हो जाएगा 2qed बटा में हो जाएगा कितना आपका m ना, m। और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव्ड करना था, नहीं करना था। बोलिए, देखिए सूत्र मिलाइए, इसमें ये सूत्र मिलाइए, इसमें मैं निकाला हूं ये सूत्र मिलाइए। बोलिए, है ना आसान, कोई दिक्कत, इतना कर लोगे कि नहीं कर लोगे। क्या क्या निकालना है, कण पर पहले बल निकाल दो, फिर त्वरण निकाल दो, फिर जो है वेग मानकर तृतीय समीकरण लगा दो, और तृतीय समीकरण लगाने के बाद जब v का मान आ जाए तो लास्ट में जो a है, a की जगह पे उठा के भर दो, और जब भरोगे तो आपका ये वाला सूत्र निकल जाएगा। हो गया निगमन 3 नंबर का। बोलो सही है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला सवाल 3 नंबर का है, बहुत शानदार सवाल है। कैसे करेंगे, देखिए बोला है कि संलग्न चित्र के अनुसार 3 बिंदु आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित है। ये जो त्रिभुज है ना, ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या जानते हो, कहोगे सर हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना अंश होता है, 60 अंश होता है। कितना अंश होता है, 60 अंश होता है। सही ना, बोलिए। अच्छा, बोला है कि अच्छा एक और चीज देखिए, प्लस क्यू है ना, यहाँ पे क्या है माइनस क्यू, यहाँ पे क्या है प्लस क्यू। अच्छा बताइए, प्लस आवेश और प्लस आवेश के बीच में कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण का बल ना जी, प्रतिकर्षण लगता है ना। और प्लस और माइनस के बीच में कैसा लगता है, आकर्षण का। तो प्रतिकर्षण का जो बल लगेगा तो बाहर की ओर बल लगेगा, बाहर की ओर मान लीजिए यहाँ पे F1 लिख लेते हैं। अच्छा, आकर्षण का लगेगा तो वो अंदर की ओर लगेगा, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं F2। अंदर की ओर है तो इसको आगे मिला लेते हैं, तो ये मान के चलो ये वाला क्या है आपका F2 है। अच्छा बताइए, ये वाला कोण आपका 60 अंश है, तो ये वाला कोण कितना अंश हो जाएगा, 120 अंश। नहीं हो जाएगा, बोलिए। यानी कि F1 और F2 के बीच में कितना कोण बनेगा,
120 अंश का। F1 और F2 के बीच में कितना कोण का? 120 अंश का। अब हमारे पास चैलेंज ये है कि हम F1 और F2 निकालें। अच्छा बताओ F1 बराबर सूत्र क्या होगा? कहोगे सर F1 बराबर सूत्र होगा यानी कि Q आवेश के वजह से जो है 2Q पर आवेश निकालना है, मतलब इसके और इसके बीच में जो बल निकालना है। किसके किसके बीच में बल है बताइए? Q और 2Q के बीच में ना, तो सूत्र क्या होगा? K इंटू ना जी, K इंटू Q गुणे क्या लिखेंगे? 2Q बाटा में लिख देंगे L का स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? L स्क्वायर, तो L स्क्वायर लिख देंगे। बोल सही है ना? है? अच्छा उसी तरह से हम F2 निकालेंगे। F2 का क्या हो जाएगा बताइए? इसका थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा K और 2Q स्क्वायर बटा में हो जाएगा L स्क्वायर। सही है ना? F2 बराबर क्या होगा? कहोगे सर K इंटू, अब इसका इसमें गुणा होगा ना, इसका इसमें गुणा होगा ना। तो देखिए एक और चीज है, बल निकालते समय ना हम लोग माइनस प्लस का ध्यान नहीं देते हैं, माइनस प्लस का ध्यान नहीं देता, लिखते नहीं है। माइनस प्लस बस यही बताता है कि बल किधर की ओर लगेगा, आगे की ओर लगेगा कि पीछे की ओर लगेगा, बस यही माइनस प्लस बताता है। ठीक ना? अच्छा बोलो क्या होगा? Q इंटू कितना लिख देंगे यहाँ पे? 4Q लिखेंगे ना, 4Q। आप बटा कर लेंगे, बटा करने के बाद फिर नीचे लिख देंगे L स्क्वायर। तो बोले क्या हो जाएगा? कहोगे सर K हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 4Q स्क्वायर बटा में L स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ना? अच्छा अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब अच्छा ये बताइए परिणामी बल का सूत्र जानते हैं? परिणामी बल जब दो बल हो और उसके बीच में थीटा कोण हो तो परिणामी बल का सूत्र मैंने पढ़ाया था वेक्टर वाले चैप्टर में। तो उसका सूत्र होता है F बराबर होता है रूट में, याद है क्या होता है? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 है ना। और यहाँ पे क्या होता है? कास थीटा। कितना होता है? कास। ये सूत्र है पूरा। जब दो बल दिए हो और उनके बीच थीटा कोण दिया हो तो परिणामी बल का जो सूत्र होता है वो F बराबर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F3 2F1 F2 कास थीटा होता है। ठीक ना? अच्छा अब क्या करेंगे? यहाँ पे सब भर देंगे। चलो भरी। थीटा के जगह पे क्या भरना है बाबू? थीटा के जगह पे 120 भरना है। ठीक ना? F1 के जगह पे क्या भरेंगे? F1 का स्क्वायर। कहोगे सर इसका स्क्वायर ना, बोलिए किसका स्क्वायर? K गुणे 4Q है ना, 4 कर रहे हैं 2 ना, पर इसका स्क्वायर कर लीजिए K इंटू 2Q स्क्वायर बटा में L स्क्वायर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस F2 के जगह पे K4 देखिए ये हो जाएगा K4Q स्क्वायर बटा में L स्क्वायर हो गया। फिर प्लस करिए, दो गुणे कर लीजिए, दो गुणे करने इसका देखिए होल स्क्वायर लिखना है। ठीक ना? होल स्क्वायर लिखे और यहाँ पे कास थीटा F1 F2 यानी K और 2Q स्क्वायर बटा में ये हो जाएगा क्या आपका? अच्छा एक और चीज है, कास 120 अंश का मान कितना होता है बताइए? कास 120 अंश का मान पता है? हाँ सर पता है। कितना होता है? माइनस सर 1/2 होता है। कास 120 अंश का मान कितना होता है? माइनस 100। तो यहाँ पे ये सब गुणा करना पड़ेगा, गुणा करने के बाद माइनस 1/2 भी लगाना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा K4Q स्क्वायर बटा में L स्क्वायर और इंटू हो जाएगा गुणे माइनस 1/2। और जब ये गुणा वुड़ा करेंगे ना तो इसका जो है बोले परिणामी बल का सूत्र क्या करना था? प्राप्त करना था। तो जो लास्ट में निकलेगा ना वही क्या होगा? परिणामी बल का सूत्र हो जाएगा। बोलो समझ में आया ना पूरा बढ़िया से? बोलिए यही है आपका 2020 में पूछा था ये प्रश्न, 3 नंबर में ये आएगा। ठीक ना? देखिए यहाँ पे आगे बोला है क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा, मात्रक और बीमा लिखिए। 2 अंक में ये पूछेगा, 2 अंक में या 3 अंक में ये पूछ सकता है। ठीक ना? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है देखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है कि ना उसका परिभाषा क्या होता है? प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक ना? देखिए प्रति एकांक आवेश पर, प्रति एकांक आवेश पर है ना लगने वाले ना बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता कहते हैं। ठीक ना? और कभी भी देखिए पेपर में लिखिएगा ना
तो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इसका सूत्र लिखना है, तो सूत्र जो है E बराबर F बटा में क्या लिख दीजिएगा Q, और इसको ऐसे घेर दीजिएगा, ठीक ना, नंबर मिलेगा, घेर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे मात्रक अगर लिखना है तो मात्रक में ऐसे करके लिख दीजिएगा न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, समझे ना, ये आपका हो जाएगा, ठीक ना। और सुनिए, परिभाषा भी दे दी है, बीमीय सूत्र पूछा है ना, बीमीय सूत्र अब यहाँ पे लिखिएगा बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? इस न्यूटन है ना, तो ml² ml ये हो जाएगा ml/t - 2 बटा में कूलाम है, तो इसको क्या हो जाएगा AT, यानी कि ये हो जाएगा ml/t - 3 A/-1। यही आपका बीमीय सूत्र हो गया। 3 नंबर का मैं बोला हूँ ना, 3 नंबर में बता रहा हूँ कैसे मिलता है। 1 नंबर तुम परिभाषा लिखोगे उसका मिलेगा, 1 नंबर तुम मात्रक लिखोगे उसका मिलेगा, 1 नंबर तुम बीमीय सूत्र लिखोगे। मैंने बीमीय सूत्र ये सब इसी तरह से मिलता है नंबर, समझ ना। तुम कहोगे सर केवल हम परिभाषा लिख दिए, मात्रक लिख दिए तो नंबर हाँ मिलेगा, लेकिन 2 नंबर मिलेगा, कट जाता है, इसलिए ना कटता है बाबू। बोला है कि एक घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है, घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। घन, कभी भी देखिए घन वाला अगर केस आए ना, ये गैस के परिमेय पर आधारित है, घन वाला केस आए तो घन में कितना फलक होता है बताइए? घन में 6 फलक होता है। कितना फलक होता है? 6 फलक। और जब घन का बात है ना, तो गैस का परिमेय कुछ इस रूप में लगता है कि Q बटा में क्या लगता है 6ε0। और ये देखिए, ये जो है ये घन के प्रत्येक पृष्ठ से है, घन के प्रत्येक पृष्ठ से है। किसके है? प्रत्येक पृष्ठ से फ्लक्स है, प्रत्येक पृष्ठ से फ्लक्स का सूत्र मैं लिखा हूं, ठीक ना। फाई बराबर Q बटा में 6ε0। Q का मान दे रखा है क्या? हाँ सर, Q का मान दे रखा है 10 माइक्रोकूलाम। माइक्रो जहाँ दे देता है 10 के पावर -6 लगा देना, यहाँ पे लिख दो 6 × 10 के पावर क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे 8.85 × 10 के घात कितना आप कर लोगे -12 कर लोगे। बोलो सही है? अब यहाँ पे इसका गुणा कर लेंगे, चाहे इसको थोड़ा कटा लेंगे, है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, चाहे गुणा कर लो 10 बटा में गुणा करो 6 से, 6 × 5 = 30 और 6 × 48 और 3 ना जी, 48 और 3 51 और 6 × 48 और 5 48 5 53, हाँ इतना 10 आसान पे ना। और पावर देखो कैलकुलेशन करो, 10 के पावर 12, 10 के पावर 6 कितना होगा, 10 के पावर कितना होगा 6 हो जाएगा, सही है। अच्छा बताओ, ये 53 है और ये आपका है। अच्छा ये बताइए, मैं एक काम करता है, यहाँ से 1 0 और दे दूँ तो इसको मैं 100 बना सकता हूँ, और नीचे आपका 53.10 है और 10 के पावर क्या है आपका 5 हो जाएगा ना। तो यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? 2 बार में तो जा नहीं सकता है, जाएगा 1 बार में, तो ये 1 अब यहाँ 1 गाड़ी के लगा दिए, 1 यहाँ पे 7 लिख देंगे, × 10 के पावर 5 लिख देंगे, ठीक ना, लगभग में यार लिख देंगे, आ गया आंसर। चलो, ज़्यादा कैलकुलेशन भी वो नहीं करना है, इतना कर लोगे, पावर सही होना चाहिए, बस पावर सही है और आगे का 1-2 अंक सही है, पीछे का कुछ भी लिखो रहोगे डाटा तुम्हारा मान्य सही होगा, समझ ना। बोलिए 21 नंबर सवाल लिखिए, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E बराबर दे रखा है इतना न्यूटन प्रति मीटर में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है, पृष्ठ कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है, तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। इस सवाल में 2 सवाल है, समझना। सवाल देखिए कितना झकास है, ठीक ना। बोलिए, ये सवाल क्या दे रखा है बाबू? एक समरूप वैद्युत क्षेत्र। चलिए सवाल ठीक ठाक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक ना। देखिए क्या बोला है कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E बराबर दे रखा है कितना 5 × 10 के पावर 3। अच्छा I कैप J कैप K कैप जानते हो ना क्या होता है? जैसे देखो ये है ना, ये है ना, ये x अक्ष है, ये क्या है y अक्ष, ये क्या है z अक्ष, ये आपका होता है I कैप, ये होता है आपका J कैप, ये होता है आपका K कैप, समझ ना। बोलिए अच्छा, इसको जो बोलते हैं, इसको जो बोला जाता है, ये बोला जाता है आपका कौन सा तल? XY तल। कौन सा बोला जाता है? सॉरी
जेड वाई जेड तल, वाई जेड तल, तल भी आपके तीन प्रकार के होंगे। जो ये वाला तल होता है ना, ये एक्स जेड तल होता है। जो ये वाला तल होता है ना, ये क्या होता है आपका एक्स वाई तल होता है, तल। इसमें देखें, और तल बोला है यहाँ पे वाई जेड तल के समांतर। अच्छा बता, वाई जेड तल के अगर समांतर, ठीक ना, बोला कि भुजा वाला एक समतल पृष्ठ वाई जेड तल के क्या है, समांतर है, इसके ये समांतर है, ठीक ना। अच्छा, ये आई कैप का मतलब क्या दे रखा है, आई कैप का मतलब समझिए बात को, आई कैप का मतलब ये दे रखा है कि ये एक्स अक्ष के अनुदिश है। जो ई वेक्टर का मान है उसका दिशा किधर है जी, एक्स अक्ष की ओर है। किधर है, एक्स अक्ष की ओर है। अच्छा, इसका दिशा एक्स अक्ष की ओर, और इस पृष्ठ की जो दिशा होगी वो भी आपकी इधर ही होगी, दोनों की दिशा, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है उसकी एक ही दिशा होगी। जब दोनों की दिशा एक ही हो गई तो थीटा का मान क्या लिख सकते हैं, 0 अंश लिख सकते हैं। कितना, 0 अंश। और सूत्र क्या होता है बताइए, देखिए जो सूत्र में पढ़ाया था फ्लक्स का, वैल्यू फ्लक्स का सूत्र होता है फाई इक्वल टू होता है, क्या चीज होता है बाबू, ईडीए, याद है, ईडीए कास थीटा, ईडीए कास थीटा। समझ आ के नहीं आया, बोलिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इसमें 10 सेंटीमीटर दे रखे ना क्षेत्रफल, एक का मान दे रखे कितना, 10 सेंटीमीटर, है ना। भुजा वाला वर्गाकार समतल, ये भुजा है ना, तो देखिए ये भुजा का मान यानी कि आपका एक का मान दे रखा है। ये किसका मान दे रखा है, ए का मान। तो कैपिटल ए का मान क्या होगा, 10 गुणे 10 हो जाएगा ना, यानी कि हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको मीटर में बदलना है तो कितना हो जाएगा बताओ, है ना। मीटर में अगर बदलना है तो 100 गुणे 10 के घात, सेंटीमीटर है ना, तो 10 के घात जो है 1 सेंटीमीटर बराबर, है ना, -2 होगा, -2 यानी कि -4 हो जाएगा ना, -4 और क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। 2 कट जाएगा, बचेगा कितना आपका, 0.01 मीटर स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, ये चेंज किए हैं तो ये समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब सुनो, अब यहाँ पे फार्मूला लगाओ, ई के जगह पे कितना दे रखा है, 5 गुणे। अच्छा ये बताओ, इसी के दिशा में है तो यहाँ पे हम लोग आई कैप लगा सकते हैं, समझ ना। तो 5 गुणे क्या हो जाएगा, बोलो, 0.01 हो जाएगा गुणे कास थीटा, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे रुको रुको रुको, यहाँ पे देखिए, पहले तो ई का मान भर लो, 5 गुणे कितना है, 10 के पावर 3 है, और आई कैप है ना, गुणा डी ए का मान कितना निकाले हम लोग, ये देखिए डी ए का मान है तो 0.01, और ये भी आपका क्या है, आई कैप है, और गुणे कास 0 अंश का मान तो आप लोग जानते हो कि 1 होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे जब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 5 गुणे 10 के घात 3 और गुणे 10 के घात -2, और आई कैप में आई कैप का गुणा कराते हैं तो क्या होता है, 1, ठीक ना, 1 होता है। यानी कि 5 गुणे 10 के घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि इसका कितना आंसर आ जाएगा, 50 आंसर आ जाएगा। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताओ, वैल्यू फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर ना जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा आगे सवाल क्या बोला है, बोला कि एक्स अक्ष की दिशा 30 अंश के कोण पर बनाता है। अगर 30 अंश के कोण पर बनाता है तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, फाई इक्वल टू सूत्र लगाएंगे, यही वाला क्या हो जाएगा, ई ए कास थीटा, कितना, ई ए कास थीटा, और ई की जगह भर लेंगे 5 गुणे 10 के घात कितना, 3, और गुणे ए की जगह पे 0.01, और गुणे कास कितना अंश भर लेंगे, 30 अंश भर लेंगे, ठीक ना। और इसका कास 30 अंश का मान जानते हो ना, कास 30 अंश का मान कितना होता है, हाँ, √3/2, तो ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेशन कर लेंगे, 0.01 गुणे ये हो जाएगा √3/2, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल ये भी था, ठीक है। आगे देखिए, बोला है 22 नंबर सवाल बोला है कि प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान इतना kg है, 2 समानांतर क्षैतिज प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है, गोली में कितना इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे, है ना, कितना इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो क्या बोला है सवाल, बोला है कि प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान क्या दे रखा है, द्रव्यमान m बराबर दे रखा है 3.2 गुणे 10 के घात क्या दे रखा है, -15 kg दे रखा है ना जी। बोला है 2 समांतर प्लेटों के बीच, 2 समांतर प्लेट है, ठीक ना, उसके बीच जो है स्थिर अवस्था में है, ये 2 समांतर प्लेट हो गया, और इसके बीच में कैसी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। बोला है कि गोली पर कितना इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होगा, कितना इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम लोगों से डायरेक्ट इसका मान पूछा है कि कितना इलेक्ट्रॉन, यानी कि n क्वेश्चन मार्क हम लोगों से पूछ रहा है, ठीक ना। अच्छा
चलिए इसको निकालते हैं, है ना। जी का मान दे रखा है ना जी। देखिए ये वाला सवाल जो है ना हमको लग रहा है भार संतुलन का सवाल है। भार संतुलन की अगर बात की जाए ना तो भार संतुलन में सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है F बराबर होता है Q इंटू ई होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे mg बराबर होता है Q इंटू ई होता है, लेकिन इसमें ई का मान दे रखा है। ई का मान समांतर प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। ई का मान नहीं दे रखा है ना जी। ई का मान, क्योंकि देखिए यहाँ से तो Q निकाल लेंगे और जब Q पता हो जाएगा ना तो N भी निकाल सकते हैं, लेकिन ई का मान हमें भरना पड़ेगा उसमें। ई का मान तो दिख नहीं रहा है इसमें। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, ठीक है, इस प्रश्न को छोड़ते हैं। आगे देखिए बोला है क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये निगमन है तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। इसका निगमन कैसे होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, देखिए पहले तो इसमें चित्र आप बना लीजिए। देखिए चित्र कैसे बनाया, ये हो गया आपका चित्र, ठीक ना, चित्र हो गया, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव है ना, कह रहा है ना, तो एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे खाच लीजिए, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव खाच लिए, ठीक है। अच्छा, इस पे दो बल लगते हैं ना जी। एक आपका लगता है यहाँ पे F1 F2 लगता है Q इंटू ई के बराबर, यहाँ F1 लगता है ये भी Q इंटू ई के बराबर। अच्छा, कोण कितने कोण पे रखा गया है? थीटा कोण पे। इसको ऐसे डाट कर लीजिए और इसको नीचे ऐसे मिला लीजिए, मिला लिए ना। अच्छा, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई ये कितनी है? 2L है। ये वाली जो दूरी होगी वो क्या होगी? 2L साइन थीटा, समझ ना। बोलिए यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे कि F1 बराबर क्या लिखते हैं? F2, और वो कितना है? Q इंटू क्या है? E है, समझ ना। यानी कि दोनों सिरों पे जो वैद्युत द्विध्रुव के दोनों ही आवेशों पे जो लगने वाला जो बल है वो मान क्या है आपका? बराबर है। इतना लिख दिए ना। लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे, इसमें बोला है कि इसका मान निकाला, बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक कर रहा है ना। देखिए बहुत आसान है, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण का ना सूत्र आपको ध्यान देना होगा, ठीक ना। बल युग्म आघूर्ण का सूत्र क्या होता है कि किसी एक बल का परिमाण, दो बल है ना, तो दोनों बल में किसी एक बल का क्या लिखना है? परिमाण, और गुणे लिख देंगे दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, समझ रहा है ना, दूरी लिख देंगे, ठीक ना। अच्छा, एक बल का परिमाण क्या हो जाएगा? F1 चाहे F मान लीजिए F, ठीक ना। देखिए F गुणे क्या हो जाएगा? दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी है? लंबवत दूरी 2L साइन थीटा है। अच्छा बताइए F का मान क्या है? Q इंटू ई है ना, Q इंटू ई है, और क्या है आपका? 2L साइन थीटा है, सही है। अच्छा, चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Q कह रहे हैं P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है Q इंटू 2L होता है। तो Q इंटू क्या हो जाएगा? 2L, ये किसके बराबर हो जाएगा? P के बराबर। तो बताइए टा बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। टा बराबर क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा, समझ रहे हो? बोलिए। अच्छा, इसका अगर सदिश रूप लिखना हो, सदिश रूप, तो इसका सदिश रूप कैसे लिख सकते हो? टा वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो? P वेक्टर क्रॉस क्या लिख सकते हो? E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। यही निगमन है। इतना निगमन कर लोगे 3 नंबर तुमको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ ना। परिभाषा बोला है ना, परिभाषा देने के लिए आराम से हम लोग यहाँ पे परिभाषा इसके हिसाब से लिख सकते हैं, है ना। परिभाषा लिखेंगे, यदि एक समान या एकांक जो है वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में जब हम जो है लंबवत किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं, ठीक ना, समझ ना, तो उसका बल युग्म आघूर्ण उसके द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। परिभाषा लिखने के लिए बोला है ना, तो इसमें देखिए थोड़ा सा ऊपर इसको करते हैं, परिभाषा भी बोला है, देखिए ये नीचे देखिए परिभाषा लिखिए। तो इसके लिए बस थोड़ा सा कंडीशन बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यदि E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम, तो टा बराबर क्या हो जाएगा? P। ये इतना हम दर्शा दिए ना, यहाँ पे परिभाषा लिख देंगे, यहाँ पे डबल यूनिट कॉमन करके
परिभाषा लिख देंगे, आपका सही हो जाएगा। सही है ना, बोलिए इतना करेंगे तो नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये वाला सवाल, ये वाला सवाल तो ऐसा है कि पूछता ही पूछता है ना जी। बोलिए सवाल क्या बोला है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। कौन सी स्थिति बोला है? निरक्षीय। अक्षीय नहीं बोला है, अक्षीय भी बोलता है, निरक्षीय भी बोलता है। मैं ध्यान रखना पड़ता है, निरक्षीय बोलेगा तो इसमें चित्र दूसरा बनेगा, निरक्षीय बोलेगा तो कैसे चित्र बनता है बताइए। देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर देखिए, ठीक ना। 24वां है ना, बस एक सवाल और है, 25 को सवाल बोले थे ना। देखिए निरक्षीय बोलेगा, चित्र कैसे बनाएंगे, ध्यान देना है। ये वाला क्या होता है? प्लस क्यू। ये वाला क्या होता है? माइनस। हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक ना। बीच वाला सेंटर पॉइंट होता है, सही ना। और फिर यहां से ये लाइन, यहां से ये लाइन चला गया, बोलो चला गया। और फिर यहां से ऐसे लाइन कर लेते हैं, सही है। और फिर यहां से ऐसे लाइन कर लेते हैं। अभी तो मैं ऐसे, तुम लोग स्केल से खींचोगे तो अच्छा से खींचेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि माइनस क्यू के वजह से अंदर की ओर आपका क्या होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी कि ये आपका मान के चलिए E1 होगा अंदर की ओर। और प्लस क्यू के वजह से इसको मान लेके चलो E2 है, ठीक ना। और ये आपका A है और ये आपका B है, तो इसके वजह से किधर होगा? बाहर की ओर। बाहर की ओर क्या होगा? E2 हो जाए, E1 हो जाएगा। प्लस क्यू के वजह से बाहर की ओर E1, ठीक ना। अच्छा दूरी देखो, सुनो, ये यहां से ये दूरी क्या है? L है। यहां से ये दूरी L है, सही ना, L दूरी है। तो और यहां से ये दूरी क्या है? R है। तो ये वाली दूरी क्या मान ली जाती है? तो R² प्लस L²। कौन सा थ्योरम लगाकर? पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ना तो ये वाला जो दूरी होगा, ये वाला जो दोनों दूरी होगा वो क्या होगा? R² प्लस क्या हो जाएगा? L² हो जाएगा, सही है ना। अब देखिए यहाँ पे E1 है, E1 का दो कंपोनेंट बचेगा। कौन कौन सा? एक तो देखिए अगर ये वाला थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। और थीटा होगा तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, इसका भी, ठीक ना। कौन कौन से? एक तो बनेगा E2 कास थीटा बनेगा एक, और एक बनेगा E2 साइन थीटा, ठीक ना। उसी तरह से ये वाला बनेगा, ये वाला भी क्या बनेगा आपका? यहाँ पे थीटा हो जाएगा तो ये बनेगा E1 कास थीटा, E1 कास थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा E1 साइन थीटा। ऐसे करके बन जाएगा, समझ ना। पूरा ये बनाकर दिखाना पड़ता है, चित्र समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक ना। अच्छा उसके बाद से देखिए, जब यहाँ पे हम लोग दिखा दिए तो पहले लिखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले प्लस क्यू के कारण, यहाँ पे हल कैसे करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण ना, कहाँ पे? बिंदु P पर, बिंदु P पर है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक ना, समय ना। तो तीव्रता क्या हो जाएगा कहोगे सर? E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q बटा में क्या हो जाएगा? दूरी कितना है? रूट में क्या है? R² प्लस L²। इसका क्या कर लो? होल स्क्वायर, समझ ना। बोलिए तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R² प्लस क्या हो जाएगा? L², समझ ना। ये E1 का मान आ गया। अब बताओ फिर दूसरा क्या लिखेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? E2 बराबर क्या होगा कहोगे सर? E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना जी, और माइनस क्यू बटा में, यहाँ पे चिन्ह तो देना ही पड़ेगा माइनस क्यू का, और फिर क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा, तो रूट स्क्वायर करोगे तो हट ही जाएगा, उसको छोड़ दो, ठीक ना। माइनस क्यू बटा में हो जाएगा R² प्लस L² हो जाएगा, सही है ना। बोलिए बोलिए सही है ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। सही है ना बाबू? बोलिए। अब देखिए चल रहा है ना रिकॉर्डिंग, 1 घंटा का रिकॉर्डिंग हो गया है। देखिए
इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु P पर क्या लिखेंगे बताओ, बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र लिखेंगे। बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र क्या हो जाएगा, कहोगे सर E बराबर हो जाएगा E1 प्लस क्या हो जाएगा E2, ठीक ना। लेकिन एक और चीज देखना है, E1 कास थीटा है ना, तो ध्यान दीजिएगा इसको लिखने का तरीका ये होता है E1 कास थीटा और प्लस क्या हो जाएगा E2 कास थीटा ना जी। बोलिए चलिए मान भर लीजिए दोनों का, दोनों का मान भर लेते हैं। यहाँ पे अरे ये माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा केवल। चलिए दोनों का मान जब भरेंगे तो बताइए कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आकाश थीटा भी है ना काश थीटा, और ये हो जाएगा फिर क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा काश थीटा। बोलो सही है सही है ना। बोलिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब ऐसे बताइए दोनों तो एक ही जैसा है ना, और दोनों एक ही जैसा है तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 1 बटा क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और क्यू कास थीटा हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा इतना। अच्छा अब बताइए, चूंकि यहाँ पे देखिए कास थीटा का निकालना होना इस चित्र के हिसाब से, इस चित्र के हिसाब से कास थीटा का निकालना हो तो क्या निकालेंगे बताइए, कास थीटा बराबर हो जाएगा एल। देखिए यहाँ पे कास थीटा का मतलब आधार होता है ना, आधार बटा में क्या लिखते हैं कर्ण हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि जहाँ कास थीटा है ना उसको उठा के यहाँ पे भरेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और क्यू बटा में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, गुणे कर लेंगे ये हो जाएगा एल बटा में कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर कितना लगा दोगे 1/2। देखो जो रूट है ना, रूट का पावर 1/2 भी हम लोग क्या करते हैं दे देते हैं, ठीक ना। बोलिए सही है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात समझिएगा 2QL चूंकि हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है 2QL होता है ना जी, उठा के भरेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये हो जाएगा P बटा में कितना नीचे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर कितना लिखेंगे 3/2। काहे कि इसका पावर देखिए, इसका पावर 1 इसका पावर 1 ना जी, इसका पावर 1/2, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 3/2 होगा ना। बोलिए अच्छा यहाँ पे चूंकि क्या दिखाएंगे कि R का मान L से क्या है बड़ा है, तो R का मान L से और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का मान एल स्क्वायर से और भी बड़ा हो जाएगा, यानी कि एल स्क्वायर को छोड़ना पड़ेगा। जब छोड़ेंगे तो फाइनल हमारा ई का मान क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा पी बटा में आर क्यूब आ जाएगा, इतना समझ ना। और यही क्या है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, समझ ना। अब देखिए लास्ट प्रश्न देखिए क्या है, गाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, 5 अंक का है, 1-2 नंबर का नहीं है ये, बल्कि कितने अंक का है 5 अंक का, 5 अंक मिल जाएगा बढ़िया से, समझ ना। देखिए इसमें एक तो परिभाषा लिखने वाला है और दूसरा हिस्सा इसमें सिद्ध करने वाला है, ठीक ना। बोला है कि गाउस परिमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी गाउस परिमेय लिखोगे तो 2 नंबर मिलेगा, और इसका सिद्ध करोगे ना, बोला कि सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना है, जहां एप्सिलॉन विद्युत की विद्युतशीलता है। मतलब कि ये अथवा करके यहाँ पे दे रखा है, वही बात कह रहा है ये वाला भी, मत सोचना कि इतना बड़ा प्रश्न है, ठीक ना, अथवा करके। हाँ कहाँ लिख दिया है, हाँ देखो परिभाषा भी उसी में लिख दिया है। तो देखो यहाँ पे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ का जो परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ये तो भैया परिभाषा हो गया किसका, गास परिमेय का। अब ये बोला सिद्ध कीजिए, अब सवाल एक आ गया है। अब सिद्ध करने में मैं बताया हूं कैसे आप लोग करना है। तो सिद्ध करने के लिए है ना, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक आलू जैसा संरचना बना लेते हैं, ऐसे आलू जैसा, समझ ना। और बनाने के बाद इसमें एक कुल्फी बना लेते हैं, कुल्फी, ऐसे एक कुल्फी बना लिए,
और फिर इसमें जो है ऐसे डाट करके जो है दिखा दिए, यहाँ पे डी ए वेक्टर दिखा दिए, यहाँ पे ई वेक्टर दिखा दिए, यहाँ पे डी ओमेगा दिखा दिए, है ना, यहाँ पे आर दिखा दिए, ठीक है, और यहाँ बीचों में जो है प्लस क्यू दिखा दिए। समझ के नहीं आया? यहाँ पे इतना सब दिखा दिए, चित्र बन गया, चित्र बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छे बताइए, जो पृष्ठ है ये वाला यहाँ पे लिखेंगे डी ए पृष्ठ से बद्ध, डी ए सूक्ष्म पृष्ठ से बद्ध, सूक्ष्म पृष्ठ से बद्ध, पृष्ठ से बद्ध क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र मैंने बताया है कि फाई ई बराबर सूत्र होता है, क्या होता है जी, पृष्ठीय समाकलन, समझ ना, क्या होता है, पृष्ठीय समाकलन, और यहाँ पे होता है ई डी ए, और क्या लिखते हैं, कास थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कास थीटा, सुने ना, कास थीटा लिखते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, बोलिए, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो है प्लस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, है ना, जो क्षेत्र है, क्षेत्र का सूत्र जानते हो ना, ई बराबर क्या जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू बटा में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको उठा के ना ई के जगह पे क्या कर दो, भर दो, सीख लो, मैं बता रहा हूं, सीख लोगे ना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक ना। देखो, जब इसको उठा के इसके जगह पे भरोगे तो क्या होगा बताइए, पृष्ठीय समाकलन, ये हो जाएगा, ई की जगह भरोगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ पे क्यू यहीं पर भर दो, और देखो आर स्क्वायर भरने है ना, तो इसको ऐसे लिखो डी ए कास थीटा बटा में क्या होगा, आर स्क्वायर हो गया। अब लिखेंगे चूंकि घन कोण है ना, घन कोण डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ए कास थीटा होता है, अब बटा में क्या होता है जी, आर स्क्वायर। इसके जगह पे उठा के भरो, जब इसके जगह पे उठा के भरोगे तो बताओ क्या होगा, कहोगे सर इसके जगह पे हो जाएगा आपका, ये तो बाहर हो जाएगा, क्यू बट मतलब पृष्ठीय समाकलन बाहर लिख दो, पृष्ठीय समाकलन रहेगा, ठीक ना, लास्ट में समाकलन, तो पृष्ठीय समाकलन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा डी ओमेगा हो जाएगा, हो गया। अब पृष्ठीय समाकलन जो है इसके साथ दे दो, तो बताओ क्या होगा, फाई ई बराबर, ठीक ना, देखिए फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन बाहर आ गया ना, गुणा करना है किसमें, तो पृष्ठीय समाकलन किसका, डी ओमेगा, और सब लोग जानते हैं कि जो घन कोण होता है वह कितना होता है, वह 4 पाई के बराबर होता है, कितने के बराबर, 4 पाई। तो इसके जगह पे क्या भर देंगे, 4 पाई, जब 4 पाई भरेंगे तो ये हो जाएगा क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और गुणे हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या होता है, गॉस का परिमेय, गॉस का प्रमेय होता है, यही क्या होता है बताओ, गॉस का परिमेय। बोलो समझ रहे ना, कोई दिक्कत? तो ये आप लोगों का जो है 25 सवाल आज का कंप्लीट हुआ। इसमें देखो परिभाषा लिखने के लिए कहा रहा था, तो परिभाषा दिया ही है ना, लेकिन कभी कभी प्रश्न ऐसे बोलता है गॉस परिमेय लिखिए तथा इसे क्या करिए, सिद्ध कीजिए, ठीक ना। बोलो सही है ना, क्लियर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक प्रश्न छूट गया था उसमें, उसको भी थोड़ा सा